नमस्कार साथियों, अवसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक अवसर जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सके, एक अवसर जो आपके सरकारी नौकरी की उम्मीद को पंख लगा सके, तो उस अवसर एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं महेंद्र चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आपको राजनीति विज्ञान के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के लिए आपसे जुड़ा रहूंगा। और विशेषकर जो आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम्स है, चाहे वो वीडियो हो, पटवारी हो, या फिर जो अभी चतुर्थ श्रेणी की एक विशालकाय भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी के लिए, और सीईटी एग्जाम के दौरान जो परीक्षा होती है, यानी आरएसएसबी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को, उसके अंदर जो भी बड़े बड़े बिंदु आते हैं, उन सब की अपन हमारी आगे की क्लासेज में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहां हमें सबसे पहले समझना होगा कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में क्या चीजें आती है, और प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से संस्थाएं, कौन से स्ट्रक्चर्स इस राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में आती है। तो सबसे पहले जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं राजस्थान की, उसके अंदर हम देखें तो जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आते हैं। विधायिका से क्या तात्पर्य हुआ? जो विधि निर्माण का कार्य करे। सबसे पहले जो कानून निर्माण का कार्य होता है वो विधायिका के द्वारा किया जाता है। जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अपन दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, और इससे पूर्व जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजतंत्र में केवल राजा ही तमाम शक्तियों का यूज करता था। राजा का काम होता था कानून बनाना, फिर उस बने हुए कानून को लागू करने का कर्तव्य भी राजा का होता था, और यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता तो सजा के प्रावधान भी उसी एक निरंकुश और केंद्रीकृत सत्ता राजा के द्वारा की जाती थी। लेकिन वर्तमान की जो लोकतांत्रिक स्थितियां हैं, और वहां पर नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए और निरंकुशता से बचने के लिए 3 अलग अंगों के अंदर शक्तियों को पृथक कर दिया गया। विधायिका जो कि कानून निर्माण का काम करती है, ये कानून को बनाने का काम करती है, कानून बनाना। फिर कार्यपालिका का काम है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है उस कानून की क्रियान्विति की जाए, उस कानून को लागू किया जाए। तो ये कार्यपालिका लागू करने का कार्य करती है, लागू करना। और फिर यदि उस कानून को लागू करने के बावजूद कोई व्यक्ति, कोई संस्था उसे नहीं मान रही है या उन कानूनों का उल्लंघन कर रही है, तो उन उल्लंघन करने वाले तमाम व्यक्तियों और संस्थाओं को दंड देने का जो प्रावधान करती है, जो कार्य करती है, वो न्यायपालिका करती है, यानी कि उल्लंघन पर दंड। या फिर जो विधायिका ने या कार्यपालिका ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं, ऐसे कानून लागू कर दिए हैं जो लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, विवेकशील नहीं है, तर्क संगत नहीं है, जिनको तर्क की कसौटियों पे उचित नहीं ठहराया जा सकता, उन कानूनों को, उन नियमों को न्यायपालिका पुनरावलोकन करके, उनकी समीक्षा करके उनको रद्द भी कर सकती है। तो ये इन तीनों अंगों के काम हुए। हमने राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जानने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है। हम इसके बाद आगे जो बिंदुवार इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, या जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, और विभिन्न जो राजस्थान पॉलिटी के अंदर आयोग है, उनकी भी अपन आगे की क्लासेज में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर 3 अंग आते हैं, उन अंगों की हमने चर्चा की। अब अपन देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य हो गया इन 3 अंगों के अंदर विभिन्न शक्तियां पृथक होती है, और किस तरीके से ये तीनों अंग अपनी शक्तियों का संविधान के दायरे में रहते हुए उपभोग करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक भाग के रूप में ही जानी जाती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को यदि हम अलग से देखना चाहें, इसका क्या अर्थ है,
तो प्रशासनिक व्यवस्था में ये कार्यपालिका का ही एक हिस्सा है। किस तरीके से सरकार प्रशासन करती है, इसके अंदर जिला प्रशासन जिसमें हम जिला कलेक्टर को पढ़ते हैं, पुलिस प्रशासन को एसपी को पढ़ते हैं, सचिवालय जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले जो राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का स्तंभ बिंदु है और संविधान के अंदर भी जिस पद नाम का सर्वाधिक उपयोग राज्य के संदर्भ में किया गया है, राज्यपाल। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है राज्यपाल। एक चीज को थोड़ा मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम्स है, आरएसएसबी बोर्ड राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है। आरएसएसबी बोर्ड जो कि 2014 के अंदर बना था और इसके जो शुरुआती पेपर्स थे वो इसकी जो एग्जाम ओरिएंटेशन की उसके शुरुआती पेपर जो वीडियो और ग्राम सेवक के देखें तो इतने शानदार और कठिन पेपर आरएसएसबी बोर्ड ने बनाए थे। तो आरएसएसबी बोर्ड के उन एग्जाम्स की तैयारी और आरएसएसबी बोर्ड का जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट क्लास देख रहा है और अपने एग्जाम के सिलेबस के बारे में नहीं जानता है, उसके पास अपने एग्जाम का सिलेबस नहीं है, तो तैयारी का विशेष औचित्य नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप उस एग्जाम की समझ रखें, उस एग्जाम का सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। आरएसएसबी बोर्ड जिसको पहले आरएसएमएसएसबी भी कहा जाता था, यानी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये जो नाम चेंज हुआ है 2018 में। हम जिस बोर्ड के अंदर एग्जाम्स दे रहे हैं उसकी भी थोड़ी हमें एक जानकारी होनी चाहिए। आरएसएसबी बोर्ड जो कि कब बना है, 2014 के अंदर 29 जनवरी को। तो समय समय पर इस बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करते रहे और इससे रूबरू रहे। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, राज्यपाल। गवर्नर भारत के संविधान के अंदर जो भाग 5 है उसके अंदर संघ की सरकार के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए, जबकि भाग 6 के अंदर राज्य की सरकारों के संबंध में प्रावधान है। और भाग 6 में जो राज्य सरकारों के प्रावधान है उसमें सबसे पहले जिस पद के लिए प्रावधान किए हैं वो पद है राज्यपाल का। भाग 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 राज्यपाल। और इसके अंदर जो राज्यपाल के लिए आर्टिकल है 153 से लेके 167 तक, इन अनुच्छेदों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति से लेके उनके कर्तव्य, उनकी पदावधि, उनकी शपथ और इस संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 153 हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल। 153 जिसके अंदर राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यों के लिए राज्यपाल, गवर्नर फॉर द स्टेट्स। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें थोड़ा और परिवर्तन किया गया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इसके द्वारा इसमें यह प्रावधान और जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया और जो ए, बी, सी और डी विभिन्न प्रकार के राज्यों की श्रेणियां थी उनको भी इस 7वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया और ये प्रावधान राज्यपाल के संबंध में संविधान के अंदर जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति दो राज्य या दो से भी अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। यानी कभी एग्जाम के अंदर इस तरीके का आपको स्टेटमेंट देखने को मिले कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल क्या हो सकता है, तो उसका जवाब होगा कि हो सकता है। यानी कि उसमें आपको चेक करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल जो समझ है उसको चेक करने के लिए यह भी पूछा जा सकता है कि क्या संवैधानिक दृष्टि से सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, तो वो भी संभव है। हालांकि व्यवहारिक तौर पे ये संभव नहीं है, लेकिन जो भाषागत दृष्टिकोण से अपन देखें और जो प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक में तो फिर तमाम सारे राज्य आ जाते हैं, तो उनके लिए एक राज्यपाल हो सकता है। फिर हम देखें तो 1956 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद 1 नवंबर को हम जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 1 नवंबर, उसके बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए जाते हैं। इससे पहले राजस्थान के अंदर 1949 से लेकर 56 तक राज प्रमुख का पद राज्यपाल के सदस्य हुआ करता था। इस 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जब 20 श्रेणी के राज्यों को खत्म कर दिया गया और राजस्थान अब एक रियासती राज्य की बजाय उन ए श्रेणी के तमाम राज्यों के साथ आने लगा, तो राज प्रमुख के पद को समाप्त करते हुए राज्यपाल का पद सृजित किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जी को बना दिया गया राजस्थान का पहला राज्यपाल। इनके संबंध में एक डेट हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो वो एग्जाम में पूछी जाने वाली डेट को आप थोड़ा ढंग से याद रखें। जो इनकी नियुक्ति की जाती है राजस्थान के पहले राज्यपाल की, वो 25 अक्टूबर को की जाती है, 25 अक्टूबर 1956। लेकिन यहां जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि 25 अक्टूबर को जिस समय इनको नियुक्ति की जाती है उस समय ये दिल्ली में कार्यरत थे और 1 नवंबर 1956 को ये राज्यपाल का पदभार ग्रहण करते हैं। तो आप एग्जाम के अंदर जब सवाल पूछा जाए तो उसको पहले ढंग से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। नियुक्ति के संबंध में पूछा जा रहा है तो 25 अक्टूबर 1956, और यदि राजस्थान के पहले राज्यपाल ने पद ग्रहण कब किया, इस तरीके से यदि सवाल पूछा जाता है तो 1 नवंबर 1956 को निहाल सिंह जी ने राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 153 जो राज्यपाल के संबंध में पहला आर्टिकल था उसकी चर्चा की। अब चलते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 इसमें है राज्य की कार्यपालक शक्तियां। राज्य की कार्यपालक शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। जो राज्य की कार्यपालक शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी और राज्यपाल उन शक्तियों का या तो स्वयं उपभोग करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से उन कार्यपालक शक्तियों का यूज करेगा। तो जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंदर निहित है, राज्यपाल में निहित। फिर अगला आर्टिकल अनुच्छेद 155, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो संघ की मंत्रिपरिषद के द्वारा उसे सलाह दी जाती है। और राज्यपाल दोहरे दायित्व का निर्वहन करता है। दोहरे दायित्व कैसे? जब राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो उसके पास दो बड़े काम होते हैं। एक तो वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और दूसरा वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के अंदर काम कर रहा होता है, केंद्र का प्रतिनिधि। अब हम इन शब्दों को थोड़ा समझते हैं कि संवैधानिक प्रमुख से क्या तात्पर्य। संविधान के अंदर यदि किसी राज्य के संबंध में बात की जाए तो उसका जो प्रमुख है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो मुख्यमंत्री हुआ करता है। जो वास्तविक शक्तियों का यूज करता है वो राज्य का मुख्यमंत्री करता है, लेकिन संविधान के अंदर जो नाम मात्र के प्रमुख के रूप में दायित्व दिया गया है वो राज्यपाल को दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान या फिर किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है तो वो राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री। चाहे संघ की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था जिसके अंदर दो प्रमुख हुआ करते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। हम यदि केंद्र सरकार में देखें तो जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राज्य की सरकारों के अंदर देखें तो यहां भी संसदीय व्यवस्था है, और यहां संसदीय व्यवस्था में जो दो कार्यपालिका प्रमुख है वो कौन से हुए? जो संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख वो राज्यपाल है और जो वास्तविक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर है। तो इस तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 156। इसके अंदर हमने राज्यपाल की नियुक्ति कर दी तो अब पदावधि की भी चर्चा कर लेते हैं। पदावधि जो कार्यकाल है, तो पदावधि के अंदर बहुत ही यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य हुआ कि उनकी इच्छा, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल रह पाएगा। और यहां राष्ट्रपति की इच्छा से तात्पर्य केवल राष्ट्रपति की इच्छा भर ही नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रपति के लिए जो शक्तियां हैं उसका वास्तविक इस्तेमाल जो केंद्र का मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र का मंत्रिपरिषद है वो करता है। तो व्यवहारिक तौर पे देखें तो जो केंद्र की सरकार चाहेगी वही राज्यपाल रह पाएगा, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है कोई व्यक्ति राज्यपाल रह पाएगा। अब इसके अंदर पदावधि के दौरान इन प्रावधान में ये 156A 156(2) में ये कहा गया है कि वो इस्तीफा दे सकता है, पर इस्तीफा अपने कार्यकाल के दौरान भी कभी भी दे सकता है। तो वो इस्तीफा किसको देगा? इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उसे राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है। राज्यपाल के संबंध में चाहे उसकी नियुक्ति हो, चाहे राज्यपाल वापस इस्तीफा दे या फिर राज्यपाल का स्थानांतरण हो, ये सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो 156(3) 156(3) के अंदर जो राज्यपाल की पदावधि 5 साल का हमेशा हम जो जिक्र करते हैं वो 156(3) के अंदर लिखी गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो 156A है उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी इस बात को मानते हुए, पहले तो ये है कि राष्ट्रपति की जो इच्छा है प्रसाद पर्यंत तब तक ही राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन
1 के अधीन मानते हुए 5 साल तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है। 5 साल तक कार्यकाल। तो ये आर्टिकल 156 के तहत हमने राज्यपाल के पदावधि की चर्चा कर ली। अब हम अगले अनुच्छेद 157 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 157 इसके अंदर है राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं। अर्हताएं यानी योग्यताएं, नियुक्ति की अर्हताएं। आर्टिकल 157 के अंदर केवल और केवल 2 योग्यताएं, 2 अर्हताएं राज्यपाल के लिए तय की गई है। और वो 2 अर्हताएं कौन सी है? सबसे पहले तो भारत के किसी राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए उसे भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक। और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु। ये 2 अर्हताएं हैं जिनको प्रतिपुष्ट करने वाले व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सके। फिर अगले आर्टिकल में देखते हैं हम अनुच्छेद 158। इसके अंदर शर्तें, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। इसमें विभिन्न 4 शर्तें दी गई है राज्यपाल पद के लिए। किसी भी व्यक्ति को जब राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। हम संघ सरकार की बात करें तो वहां पर एमपी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी राज्य का एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसको राज्यपाल बना दिया गया है और उस समय वो संसद का सदस्य है या किसी विधानमंडल का सदस्य है, तो जिस समय वो राज्यपाल का पद ग्रहण करता है उसी समय से उसकी ये सांसदी या विधायकी चली जाएगी। यानी एक ही समय कोई व्यक्ति सदन का सदस्य और राज्यपाल नहीं रह सकता, वो केवल एक ही पद पे रह सकता है। और यदि वो दोनों पदों पे है तो उसकी संसद की सदस्यता या जो विधानमंडल की विधायकी है वो पद ग्रहण के समय से ही निरस्त हो जाएगी। फिर जो दूसरी शर्त है, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। जो राज्यपाल है वो किसी दूसरे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और उसकी सेवा शर्तें, पेंशन और भत्ते हैं जो भत्ते व पेंशन, उसका निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, वेतन भत्ते और पेंशन, उसका निर्धारण संसद करती है, न कि राज्यों के विधानमंडल। यहां आप देख रहे होंगे कि राज्य के लिए जो राज्यपाल है उन राज्यपाल के लिए वेतन भत्तों का निर्धारण वहां की विधानसभा नहीं करती, वहां का विधानमंडल नहीं करता है, बल्कि संसद करती है। और चौथी जो शर्त है वो ये है कि जो उपलब्धियां हैं राज्यपाल की, उपलब्धियां और जो उसके भत्ते हैं, उसमें पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कटौती नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं
कि किसी राज्यपाल पे विशेष पर्सनल दुश्मनी हो और कोई ऐसा अधिनियम ले आए और उसका वेतन कम कर दें। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पद पर रहते हुए किसी भी राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं और वेतन भत्ते, उनके अंदर कटौती नहीं की जा सकती। ये संविधान के अंदर लिख दिया गया है। फिर हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। एक बात यहां आप ध्यान रखें कि जो आर्टिकल 157 है, 157 के अंदर अहर्ताएं हैं, यानी कि योग्यताएं, और वो केवल 2 योग्यताएं, इसके अलावा कोई योग्यता नहीं है। जबकि आर्टिकल 158 के अंदर जो राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, तो शर्तें अलग है और योग्यताएं अलग है। योग्यताओं के रूप में हमने इन 2 योग्यताओं की चर्चा की कि भारतीय नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जबकि जो शर्तें हैं, संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं हो और लाभ का पद धारण नहीं करता हो और वेतन भत्ते जो संसद निर्धारण करती है और पद पर रहते हुए उसमें वेतन भत्तों में कटौती नहीं कर सकते, तो ये शर्तें हैं। तो शर्तें और अहर्ताओं में इनमें जो मूलभूत अंतर है उसको आप जहन में रखें। अब हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 159। 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उस राज्य का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि किसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस पद रिक्त है, तो उस स्थिति में कौन दिलाएगा? उस स्थिति के अंदर हाईकोर्ट का जो वरिष्ठतम जज है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यदि ये नहीं है, चीफ जस्टिस के पद रिक्त है, तो फिर जो वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम जज, ये राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल किस चीज की शपथ लेता है? तो राज्यपाल संविधान और विधि, इनकी रक्षा की शपथ लेता है। संविधान और विधि की, इनका संरक्षण की शपथ लेता है, जिसके अंदर वो ईश्वर को साक्षी मानकर, या फिर यदि कोई ईश्वर में विश्वास न रखता हो तो वो अपने अंतरात्मा की आवाज को साक्षी मानते हुए राज्यपाल शपथ लेता है, और वो संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखें। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 160। अनुच्छेद 160। 160 में है कुछ आकस्मिक स्थितियों में, आकस्मिकताओं, कृत्यों का निर्वहन, ड्यूटी का निर्वहन। यानी कुछ ऐसी स्थितियां बन गई जब राज्यपाल का पद रिक्त है, तो उस समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसके संबंध में प्रावधान राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति स्वयं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है, वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन उस समय विशेष की परिस्थितियों के दौरान करता है। फिर अगला आर्टिकल अनुच्छेद 161। राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां हैं, समाधान आदि की शक्तियां, उनका जिक्र आर्टिकल 161 में किया गया है। इससे पूर्व आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो क्या राज्यपाल की समाधान शक्तियां राष्ट्रपति के समतुल्य है?
या फिर इसमें कोई अंतर है? तो राष्ट्रपति पूर्ण रूपेण क्षमा कर सकता है, वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी व्यक्ति को जब मृत्युदंड दिया जा चुका है तो उसे पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता, बल्कि वो सजा को निलंबित कर सकता है। निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दे कुछ समय के लिए, या फिर परिहार कर सकता है, एनिहिलेट कर दे, टाल दे, या फिर लघुकरण कर दे। लघुकरण यानी सजा को छोटा कर दे। यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा है, उसकी सजा को माफ करके 2 साल की कर दिया तो वो लघुकरण हो गया। इस तरीके से राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्तियां हैं आर्टिकल 161 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 162, जिसमें कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार। शक्तियों का विस्तार हमने इससे पहले आर्टिकल 153 के अंदर देखा कि जो राज्य की कार्यपालिक शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंदर निहित होती है, लेकिन राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं या राज्य के अंदर कौन सी कार्यपालिक शक्तियां होती है, किसी भी राज्य के अंदर कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, उसकी चर्चा 162 में है। उनकी शक्तियों का विस्तार किस हद तक है, क्या वो किसी भी विषय पर शक्तियों का अपना उपभोग कर सकते हैं या कानून निर्माण का काम कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं। जो शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास होती है, राज्य के विधानमंडल के पास, विधानमंडल केवल उन्हीं शक्तियों तक विस्तार होता है राज्यपाल की शक्तियों का। राज्य विधानमंडल किन विषयों पे कानून बना सकता है? जो राज्य सूची के विषय है उन पे कानून बना सकता है, या फिर जो समवर्ती सूची के विषय उनके ऊपर कानून निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके की जो विषय है जिन पे राज्य विधानमंडल कानून निर्माण कर सकता है, उस हद तक ही राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां होती है, उससे ज्यादा नहीं। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के अंदर टकराव हो तो उस स्थिति में केंद्र के कानून हावी होंगे और वहां पर भी राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है लागू नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कार्यपालिका का शक्तियों का विस्तार है वो राज्य विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बना सकता है उसी हद तक राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। यहां आप एक शब्द देख रहे होंगे, विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? विधानमंडल में विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी। तो विधानमंडल विधानसभा से ज्यादा व्यापक शब्द है। राजस्थान के संबंध में हम बात करें तो विधानसभा और विधानमंडल एक ही है, क्योंकि विधान परिषद जो दूसरा सदन होता है राज्यों का, वो राजस्थान के अंदर नहीं है। भारत के विभिन्न 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद की व्यवस्था है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो विधानसभा और विधानमंडल एक ही निकाय है। तो ये हमने चर्चा कर ली आर्टिकल 162 के तहत राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की। तो राज्यपाल के संबंध में जो प्रत्यक्ष आर्टिकल 153 से लेकर 162 थे उनकी अपन ने चर्चा की। इसके बाद जो 163, 164 इनमें मुख्यमंत्री के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद 165 के अंदर जो राज्य का एडवोकेट जनरल होता है, अधिवक्ता, उसका जिक्र है, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है उनका जिक्र है। तो जो एक स्लाइड में अपन देखते हैं कि राजस्थान की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती है राजस्थान की कार्यपालिका। हमने देखा कि राजस्थान की कार्यपालिका आर्टिकल 153 से लेके 167 तक है। तो कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले आता है राज्यपाल, और राज्यपाल के तमाम प्रावधान जो 153 से लेकर 62 तक है उसकी चर्चा आज की क्लास में हमने पूरी कर ली। फिर आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री
और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, न कि कैबिनेट। चौथा, जो राज्य का अधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। इन चारों को मिलाकर किसी भी राज्य की, चाहे वो राजस्थान हो या किसी भी और राज्य हो, उसकी कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में बिल्कुल सवाल बनने लायक है, क्योंकि 4 बिंदु तो इसके अंदर है। अब इन 4 में से किसी एक को हटा के लिख देंगे और आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर जो 4 चीजें आती है उनको आप याद रखें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये चारों पदनाम या संस्थाएं मिलकर किसी भी राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने राज्यपाल के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान थे उनकी चर्चा की। अब आगे की क्लास में हम मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के जो अधिवक्ता होते हैं उनकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अवसर एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।